नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। नया साल यानी 1 जनवरी को तोशाम में हुए हादसे को शायद ही कोई भूला हो। डाडम में खनन के दौरान हुए हादसे में 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। हादसे के बाद खूब सियासी शोर हुआ। सरकार ने 8 सदस्यीय कमेटी का रिपोर्ट जांच का जिम्मा सौंपा। इसकी रिपोर्ट आना अभी बाकी है, लेकिन डाडम हादसे की गूंज बजट सत्र के 6वें दिन विधानसभा में जबरदस्त गूंजी। कांग्रेस की ओर से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किया गया। विपक्ष ने अवैध माइनिंग के आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की, तो खनन मंत्री मूलचंद शर्मा और मुख्यमंत्री ने भी विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 3 एजेंसियां हैं जो कि जांच कर रही हैं। रिपोर्ट आने के बाद जरूरत पड़ी तो दूसरी एजेंसी को भी जांच का जिम्मा सौंपेंगे, लेकिन किसी के दबाव में कोई फैसला नहीं लेंगे। 3 बार ऑक्शन के बाद वो 92 करोड़ और 12 लाख रुपए की ऑक्शन हुई। 22 करोड़ 88 लाख। 3 लोगों ने भगा दिया। आप नाम बताओ। मैं कहता हूं लोगों ने भगा दिया। मैं कहता हूं जिन लोगों ने इस प्रकार का षड्यंत्र रचा, अध्यक्ष महोदय देखो, जिस प्रकार का ये षड्यंत्र उसमें रचा गया कि मुख्यमंत्री कार्यालय को। आपको नहीं कह रहे, आपका नाम नहीं है, मैंने आपको थोड़ी कह रहे हैं। वो जो उस समय का वो कर रहे होंगे, वकालत की होगी, खेल कर रहे होंगे, उनके लिए कहा। आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हो? आप चोर की दाढ़ी में तिनका। अध्यक्ष चोर की दाढ़ी में अपने ऊपर क्यों ले रहे हो? आप लोग अपने ऊपर ले रहे हैं। एक मिनट भाई, अपने ऊपर ना ले। इससे झगड़े में जाता है, लेकिन आपने कहा है आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? उन लोगों की बात कर रहे हैं। मैं तो खुद का ले रहा हूँ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ अध्यक्ष महोदय, आपको बिल्कुल नहीं कहा। हमने कहा जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जो लोग गए उनके वकील खड़े हुए, वो वकील सारे वो बताएंगे कि कौन कहा था, किसके कहने पर आया था। एक बात हो जाएगा सारा। एक बात पूछ रहा हूँ सिर्फ, सुप्रीम कोर्ट में केस है, वहां तो या तो पिटिशनर होगा, एपिलेंट होगा या रिस्पोंडेंट होगा। वो लोग कौन थे? कौन था? एपिलेंट था, और तो कोई आउटसाइडर तो कोई कुछ नहीं कर सकता। जो क्या इन लोगों ने मैनेज किया, एपेलेंट ने किया, रेस्पोंडेंट ने किया, किसने किया, कौन थे वो, उनका पता तो लगे। नहीं लिए कि उस समय कौन कौन थे। हमने तो अपना रास्ता सीधा किया कि अगर इनको लगता है हमने ऑर्डर को विड्रा कर लेते हैं। हमने ऑर्डर विड्रा किया। विड्रॉ करने के बाद तब उन्होंने उस कंपनी को कुछ समय के लिए और चलने के लिए परमिशन दी, और कुछ पैसा उनका जमा था उसको जब्त करने की बात भी कही। जो भी है उसमें उस पैसे को जब्त करने की बात की, लेकिन उनको हमने टर्मिनेट करके और फिर री ऑक्शन के लिए गए। मैं बता रहा हूं, री ऑक्शन में 22 करोड़ 88 लाख का लॉस हुआ। और ये 22 करोड़ 88 लाख अगर देखा जाए तो जिन लोगों ने वो ऑर्डर कैंसिल कराया 115 करोड़ का, किस भी मानसिकता से कराया, ये जिम्मेदारी उनकी है। 22 करोड़ 88 लाख रुपया जो अगर जिम्मेदार आदमी मिल जाते हैं उनको सू करके आज दोबारा से उनको हर साल का 22 करोड़ 88 लाख उनसे रिकवर करना चाहिए। कि स्टेट का 22 करोड़ 88 लाख हर साल का। तो मैं कहता हूं उस लाइन पर जाएंगे। आपको घेरने से गिरते नहीं हम लोग, क्योंकि हमारा तरीका साफ है। हमारा तरीका साफ है कि हम किसी को इस प्रकार का आरोप कोई हमारे ऊपर लगाए, ये बर्दाश्त नहीं होगा। हाँ, जिस किसी ने इस प्रकार की मानसिकता से किया होगा उसको ढूंढेंगे और आज से इस काम को हम शुरू करेंगे। इधर सदन में खाद की कमी का मुद्दा भी गूंजा। कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने सवाल उठाया तो कृषि मंत्री जेपी दलाल ने धरातल पर जाकर किसानों से बात करने की सलाह दे डाली। कि आप जो है इसमें जो प्लाईवुड की जो फैक्ट्रीज हैं और जो है दूध के अंदर जो है ये यूरिया डाइवर्ट करा गया, सारे अखबारों ने लिखा कितने लोगों के ऊपर जो है इन्होंने एक्शन लिया और कितने लोगों का लाइसेंस जो है वो सस्पेंड करा गया। अध्यक्ष जी, ये मैं इनसे पूछना चाहती हूँ। और फिर ये तो मेरा पहला सप्लीमेंट्री, अभी दूसरा और हो गए, नहीं 2 हो गए अध्यक्ष, 2 हो गए जी। आपने अभी तो गिन रहे थे आप। पहले था बोर्ड वाला, आपने पूछा बोर्ड वाला, दूसरा पूछा ये वो तो पार्ट है। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर जो ये बात करते हैं कि यूरिया की जरूरत नहीं है, वो बात ये की बार बात ये बात करते हैं यूरिया की जरूरत नहीं है, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा हूँ। तो मैं जानना चाहती हूँ वो ऑर्गेनिक फार्मिंग में ये क्या हैंड होल्डिंग करवा रहे हैं फार्मर्स को, क्या है उसका सारा का सारा सिलसिला बताइए। अभी
अखबारों को छोड़, सारे अखबार देखो जी, अखबारों को सारे झूठे, सारे अखबार झूठे, सारा अध्यक्ष महोदय, झूठे। यहाँ पे मंत्री जो है बैठ के कहते हैं, झूठ को सफेद कर देते हैं। अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर कुछ सदस्य ऐसे हैं जो ट्विटर से और अखबारों से राजनीति करते हैं, धरातल पर उनको ज्ञान है नहीं, फील्ड में वो कभी जाते नहीं, किसानों से मिलते नहीं, कोई जवाब और हमेशा आपने ये जवाब देना है तो मेरा और उनकी पार्टी बोलने की इजाजत दीजिए। उनकी पार्टी इलाके के अंदर घुसने नहीं देते इन्हें। लोग कहते हैं आए इनको जूते दिखाते हैं, क्या बात कर रही है? और कमाल की बात है, गलत बात नहीं महोदय, देखिए पर्सनल, बिल्कुल नहीं, ये बात, ये मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, ये जो जूते किसी का वाला नाम शब्द नहीं लिया आपने मैंने, कहा है कोई अपने आप बिल्कुल गलत है। मैं जूते वापस मैंने लेती किसी का हूँ। नाम नहीं। बहरहाल तो बड़ी बात इसमें सवाल यह है कि डाडम में अवैध माइनिंग का जो आरोप है, आरोप वाकई कितना सही है। दूसरा सवाल भी हमारा होगा कि जांच रिपोर्ट से पहले सवाल उठाने के आखिर मायने क्या हैं, अवैध माइनिंग के आरोपों में कितना दम है, और जांच रिपोर्ट से पहले सवाल जो उठाया गया, सवाल का मतलब क्या है, क्या यह राजनीति है, क्या हरियाणा में वाकई यूरिया का संकट है, या इस पर भी एक तरीके की सियासत है। इन तीन सवालों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। सत्यव्रत शास्त्री हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ, बहुत स्वागत है शास्त्री साहब आपका। बजरंग दास गर्ग हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, बहुत स्वागत है गर्ग साहब आपका। रजत पंजेटा हमारे साथ, प्रवक्ता इनेलो के हैं, बहुत स्वागत है रजत आपका। और संजय राय हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, बहुत स्वागत है संजय राय आपका। संजय राय, शुरुआत में आपसे कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर अगर हम पार्टियों के पास जाएंगे तो आरोप प्रत्यारोप वैसे ही लगेंगे, लेकिन असल सच्चाई क्या है, डाडम का असल किस्सा क्या है? क्योंकि आज ये सदन में खूब गूंजा और तर्क ये था कि अभी जांच चल रही है, और उधर से मांग ये थी कि जांच के नाम पर सब कुछ दबाया जा रहा है। जी, डाडम के जो घटना घटी है वो बहुत ही दर्दनाक घटना थी, और जिस जगह माइनिंग है, माइनिंग किस तरीके से की गई, वो जांच का विषय है, और उस पर जांच चल रही है, जबकि दो कमेटियां उसकी जांच कर भी रही हैं। आज विधानसभा में यह सवाल उठा और उस पर लंबी बहस हुई और तीखी बहस हुई, जो कि देखने लायक थी। लोगों ने, मुख्यमंत्री जी ने खुद 2 बार उठ करके उस पर जवाब भी दिया है, और अच्छी तरीके से जो उन्होंने बताया कि हम किस किस तरीके से उस पर प्रोसेस में लगे हुए हैं और सारे काम को कर रहे हैं। और इसमें उन लोगों ने जिस तरीके से वहां पर माइनिंग की गई है, उसकी जो उसकी गहराई बताई गई है कि 130 फुट है या 109 फुट है या जो भी चीज है, वो अभी अंतरिम रिपोर्ट आई है, पूरी रिपोर्ट नहीं आई है जांच कमेटी की, वो अंतरिम रिपोर्ट पर ही आज बहस का काम हुआ शुरू। अब पूरी रिपोर्ट देखिए अप्रैल में आने का है, उसकी तारीख लगी हुई है, अप्रैल में आएगी, और उसमें सारा चीज खुल के आ जाएगा कि डाडम वाले में क्या क्या चीज सच्चाई थी, किस तरीके से था और क्या हुआ है। अभी तो आशंकाओं को लेकर के ही आज विधानसभा में जिस तरीके से विपक्ष ने बहस की और चर्चाओं को लिया, और उसी चीज को लेकर के हम लोग आज रहेगी। ठीक है, बजरंग दास गर्ग साहब, मेरी आवाज आप तक जा रही है? गर्ग साहब, मेरी आवाज आप तक जा रही है? बजरंग दास गर्ग साहब, आज कांग्रेस ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं गर्ग साहब? शायद उन तक आवाज नहीं जा रही है। रजत पंजेटा, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। पंजेटा साहब, बहुत जोर शोर से मुद्दा उठाया गया, संजय राय भी कह रहे हैं कि हां ये मामला गंभीर है, लेकिन जब जांच कर रही है कमेटियां, जांच का जिम्मा दिया गया है, तो कम से कम रिपोर्ट आने तक इंतजार तो हम कर सकते हैं। पहले से ही इतनी आशंकाओं के बादल क्यों? क्या सियासत मकसद है, या वाकई जिनके साथ घटना घटित हुई और जो मानकों का वहां उल्लंघन किया गया है, जैसी रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो सच सामने आना चाहिए, उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए, ये मकसद है? देखिए, इसमें कोई राजनीति का सवाल नहीं है। जो चीजें सामने है, जो तथ्यों पे बात है, सिर्फ तथ्यों पे बात ही की जाएगी। और ये हमारा इंडियन नेशनल लोकदल का ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी था, जिसके ऊपर चौधरी अभय सिंह चौटाला जी बोल रहे थे। और बात मोटे मोटे तौर पे मैं आपको ये बता दूं, मुख्यमंत्री जी आज विधानसभा के पटल पे 22,80,000 के नुकसान की बात कर रहे थे। मैं आपको कुछ 2-3 बातें इसमें आगे कहना चाहूंगा। सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक सालाना हरियाणा के राजस्व को 5,000 करोड़ का चूना लगता है।
जी। जब वहां पे नियम है सारे के सारे, देखिए वहां पे एनजीटी के नियम है, वहां इलीगैलिटीज जो हुई वो हाईलाइट की गई। फॉरेस्ट एरिया है तो प्रोटेक्टेड बाय फॉरेस्ट एक्ट है, प्लान के अंदर 42 मीटर और ज्यादा 200 आप फीट तक की गहराई खोद सकते थे, लेकिन इन्होंने तो मुझे लगता है पाताल ढूंढ रहे थे, 600 600 700 700 फीट तक की खुदाई कर दी। उसके बाद जब 1 जनवरी को यहाँ पे दोबारा से शुरू हुई यहाँ पे, तो 5 लोग मर जाते हैं। उसके ऊपर सरकार ने पहले तो क्या कार्रवाई करी, ठीक है, पहले तो उस कंपनी के खिलाफ क्या कार्रवाई करी, आगे से कुछ ऐसी दुर्घटना ना हो उसके लिए कोई अंडरटेकिंग ली गई, क्या सरकार ने कोई क्लियरेंस दी, क्या मापदंड अपनाए गए, कोई उसके ऊपर कोई बात नहीं कि दोबारा ये हादसा ना हो वो सुनिश्चित किया जाए। उसके बाद जो ये कंपनी है MS सुंदर मार्केटिंग, ये योग्यता ही नहीं, क्राइटेरिया ही नहीं फुलफिल करती, बेसिक क्राइटेरिया ही नहीं फुलफिल करती, क्योंकि ये शेयर 49% में थी और दूसरी कंपनी जो थी जिसको ऑक्शन हुई थी वो 51% पे थी। और मुख्यमंत्री जी ने कोई ब्लैंक चेक की बात करी। मैं कहता हूं प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ, आप कोई चेक जब तक कैश नहीं हुआ पुरानी लीज कैंसिल कैसे कर रहे हो? दूसरा, आपको मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, 50 एकड़ की जो माइन है वो तो ऑक्शन होती है 50 करोड़ में, ये 250 एकड़ की यहाँ 92 करोड़ पे अटके हुए हैं। सीधा सीधा तो आप ये लगा लीजिए, सीधा सीधा तो घपला और चूना तो यही है। उसके बाद 14 मई को ये कंपनी चिट्ठी लिखती है खट्टर जी को, अरे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने ये पूछा कि आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है हरियाणा सरकार के जो पहाड़ है, अगर वो माइनिंग होती है तो वो विभाग है उसके लिए माइनिंग का, उसको वो लिखे। वो ये देखिए, ये बात माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी टिप्पणी करी है इस पे कि इस सभी कायदे और कानूनों को ताक पर रखा गया है और यह स्पष्ट नहीं है कि ये जो याचिका करता है उसने सीधे सीएम को पत्र, मुख्यमंत्री को पत्र क्यों लिखा। ठीक है, हम नहीं कह रहे, सारी के सारी बात फैक्ट के ऊपर बात करेंगे। कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होती है, कमेटी की रिपोर्ट क्यों नहीं होती? आज तक अनिल विज जी की कोई भी, जिसने या तो इस प्रदेश में मुझे लगता है कोई घोटाला ही नहीं हुआ, ना 350 लाख पकड़े गए भर्ती घोटाला हुआ, ना शराब घोटाला हुआ, ना रजिस्ट्री घोटाला, कोई घोटाले नहीं होते। अनिल विज जी के SIT की रिपोर्ट ये सरकार भी सार्वजनिक करती तो ये सरकार ये रिपोर्ट सार्वजनिक करने में इतना वक्त क्यों लगा रही है? ऐसा क्या है इसके अंदर? जब एक सबसे इंपॉर्टेंट एक कोई गाइडलाइंस होती है, अगर आप पहाड़ को काट रहे हो तो आप वो 60 डिग्री अपवर्ड्स की स्लांट में काटोगे, ना कि परपेंडिकुलर काटोगे उसको, तभी वो पहाड़ गिरा है, तभी वहां, और वो कायदे कानून को यानी 60 डिग्री की बजाय वहां पर 90 डिग्री का कट हुआ और उसकी वजह से भी हुआ, और उसमें कई ऐसे तथ्य निकल कर आ रहे हैं। लेकिन सत्यव्रत शास्त्री साहब, पंजेटा साहब जो कह रहे हैं, उनके नेता ने जो सवाल उठाया वो सवाल वाजिब है उनके हिसाब से, लेकिन आप कह रहे हैं कि रिपोर्ट का तो इंतजार करें, रिपोर्ट को लेकर भी उनके मन में शंका है, ऐसा क्यों? देखिए, ये तो फिर ऐसा है कि रिपोर्ट भी इन्हीं को देते हैं और निर्णय भी इन्हीं को देते हैं और ये काम सारा खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। देखिए, अरे सुनिए पंजेटा जी, सुनिए अरे तो सुन तो लो। अरे ये मांग ही नहीं है हमारी, आप गलत बोल रहे हैं ना। हमारी मांग ये है कि आप हाई कोर्ट के सिटिंग जज से मॉनिटर्ड आप एक CBI इंक्वायरी कराइए, हमें मत दीजिए। आप हमें नहीं मांगे, हमने मांगी नहीं आपसे। शास्त्री साहब बोले, सत्यव्रत शास्त्री साहब इनसे और बोल ले, थोड़ी देर बोलो कुछ। नहीं, आप बोलिए, आप बोलिए, तो फिर में एक साथ बोल देंगे। देखिए, मांग जो होती है वो अपनी इच्छा के अनुसार होती है, और इस प्रकार की घटनाएं जब मुख्यमंत्री जी इस बात का आश्वासन सदन में 2 बार उठकर दिया कि किसी भी प्रकार का राजस्व घाटे होने में जो भी दोषी होंगे उनकी जांच करके उसको, क्योंकि इसके अंदर बड़े घोटाले और बड़े लोग होते हैं, इसलिए सामान्य जांच से और सामान्य व्यक्तियों से इसको पकड़ पाना कठिन है। लेकिन फिर भी जिन जांच एजेंसियों को जांच दी है, एक बार उनके पूरा आ जाए, और यदि उसमें से लगेगा कि ये जांच और आगे बढ़नी चाहिए, किसी और बड़ी सक्षम एजेंसी को देनी चाहिए, तो उससे सरकार कभी पीछे नहीं हटती। ठीक है, लेकिन हर बात को CBI को देना, और जो पहले काम चल रहा है तो फिर उससे थोड़ा सा एजेंसियों के विश्वास का भी एक विषय होता है, उनका आत्मविश्वास भी बना रहना चाहिए। बाकी काम भी उन्हीं एजेंसियों से लेने होते हैं, इसलिए इसके अंदर किसी प्रकार की यदि कोई गुंजाइश रहेगी कि और बारीकी से और बड़े लोगों पर यदि हाथ डालना होगा, तो माननीय मुख्यमंत्री जी इस बारे में कहीं भी किसी भी सूरत में न तो किसी के प्रभाव में आते और न ही किसी व्यक्ति के कारण से ऐसा होता है कि वो जांच जो है प्रभावित हो सकती है। इसलिए
पंजेटा जी के माध्यम, आपके माध्यम से पंजेटा जी और उनकी पार्टी को मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि घोटाले जो भी हुए, जिनसे भी हुए, जब भी हुए, उन पर जांच एजेंसियां हैं, वो जांच जैसे सौंपेंगी, निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होगी। इससे बचकर कोई नहीं निकल सकता। बजरंग दास गरसा, बताइए, कांग्रेस इतना हंगामा कर रही है, बीजेपी के प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री जी कह रहे हैं कि जांच एजेंसियों को जिम्मा दिया गया है और वो अगर सीबीआई जांच की भी जरूरत पड़ेगी तो उससे भी सरकार पीछे नहीं हट रही है, दबाव बनाने की जरूरत नहीं है। वो कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। फिर कांग्रेस इतना क्यों हंगामा कर रही? अतुल जी, दबाव की कोई बात नहीं है। जो हकीकत बात है वही विधानसभा में उठ रही है। विधानसभा के अलावा भी अनेकों सालों से लगातार कांग्रेस पार्टी मांग करती आ रही है, प्रदेश के अंदर करोड़ों अरबों रुपए का खनन घोटाला हो रहा है। और खनन घोटाला की बात नहीं, आप देखोगे सरसों घोटाला, धान घोटाला, बाजरा घोटाला, रिश्ती घोटाला, शराब घोटाला। भाई जब तक इतने घोटाले हो रहे हैं, हर घोटाले की कमेटियां बनती है, जांच कमेटी बिठा दी गई है। आज तक जांच कमेटी की किसी की रिपोर्ट नहीं आई, जबकि रजिस्ट्री बैन थी। रजिस्ट्री बैन होने, कोरोना महामारी के अंदर रजिस्ट्री बैन होने के बावजूद अरबों रुपए की रजिस्ट्रियां हो गई। वो तो प्रूफ आपके सामने ही है, इसमें क्या जांच करनी है? दूसरी बात लो, मतलब पुलिस की कस्टडी के अंदर जो शराब थी कोरोना महामारी के अंदर, वो शराब पुलिस कस्टडी से निकलकर करोड़ों अरबों रुपए की मार्केट में बेच दी गई, वो भी घोटाला नहीं है। धान घोटाला की इंक्वायरी बैठी, सरसों घोटाले की बैठी। धान घोटाले के अंदर पीके दास जो इस महकमा का कमिश्नर था, उसने खुद एग्री किया और बयान दिया, हाँ भी धान घोटाला हुआ है, और सारी जितनी मिलें थी उनकी जांच करवाई गई। उसके बावजूद धान घोटाला खत्म हो गया। अब ले लो आपके सामने जो है तोशाम के अंदर जो है, डाडम के अंदर जो खनन घोटाला हुआ, जिसके कारण अनेकों मजदूरों की मौत हुई। स्थानीय जो मौके के अधिकारी थे, एसडीएम, आप अखबार दी, उनका बयान तक आ चुका। उन्होंने कहा हाँ भी अवैध खनन हुआ है, ये कहा उसने। आज तक देख लो इंक्वायरी पर इंक्वायरी बैठ रही है। अगर ये सरकार सही है, वो कहते भी हमने कमेटियां बना दी, विपक्ष मांग कर रहा है, कांग्रेस मांग कर रही है, जनता मांग कर रही है, क्यों नहीं इसकी जांच सीबीआई से करवाई जाए? छोटी छोटी बात की तो सीबीआई इंक्वायरी, किसी विपक्ष को झूठा फंसाना हो, उनमें झूठे मुकदमे दर्ज करने हो, झूठे मुकदमे दर्ज करके सारे केस सीबीआई को रेफर किए जाते हैं। पूरे अरबों रुपए घोटाला, एक भी केस, शराब घोटाला, दान घोटाला या रजिस्ट्री घोटाला, खनन, कोई केस सीबीआई को गया? अरे गर्ग साहब, लेकिन अभी डाडम केस की बात हो रही है ना, आप पहले से ही मान बैठे हैं, यही तो कह रहे हैं शास्त्री साहब कि दबाव बनाने की कोशिश है, क्योंकि आपने कहा कि कोई भी घोटाले में रिपोर्ट आती भी है तो सार्वजनिक नहीं होती है, अगर सार्वजनिक की बात होती है तो उसमें कुछ खास निकलता नहीं है। ये अविश्वास क्यों है? देखो, ये इसलिए है जी, अफसर कौन है? अफसर सरकार के नहीं, अफसर होते हैं, सरकार के अफसर हैं, लेकिन वहां पर सवाल ये है ना, आप भी सरकार में होते तो उन्हीं अफसरों से कराते ना, क्या अलग से करते? अतुल जी, यही बात कहना चाहता हूँ, कोई भी अफसर सरकार के खिलाफ कलम चला सकता है क्या? एसडीएम की क्या पावर है? कोई एसडीएम की ताकत नहीं है सरकार के मुख्यमंत्री के बिना इशारे वो कोई रिपोर्ट बना दे। अगर वो रिपोर्ट बनाने की कोशिश भी करेगा, उससे पहले उसको खुड्डे लाइन, मतलब आपके समय में जितनी घटनाएं हुई थी उसमें भी आपके समय के अफसरों ने आपकी बात मानी थी, आप ये मान रहे हैं? मैं तो खुद कह रहा हूँ, हमारे समय की क्या बात है? आप खुद कह रहे हैं तो बताइए ना कि अगर आपके समय में ऐसा होता था तो आप लोग अफसरों पर दबाव बनाते थे, आप ये कह रहे हैं? जी, हमारे समय में ये घोटाले नहीं हुए। अब ये कैसे हम मान लें कि ये घोटाले नहीं हुए? आपके समय में घटनाएं नहीं हुई, आपकी सरकार में कुछ हुआ ही नहीं। 7 साल हो गए, 7 साल के अंदर अनेकों सीबीआई को केस भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ दे रखे हैं। कितने चार्जशीट करके एफआईआर दर्ज करके सीबीआई में केस चल रहे हैं। क्या हुआ? सब फर्जी केस है। अगर कोई होता, सही केस होता, कभी शास्त्री साहब जवाब देंगे। सत्यव्रत शास्त्री, आऊंगा संजय जी, इसके बाद में आऊंगा। सत्यव्रत शास्त्री जवाब देंगे आप। गर्ग साहब सुनिए, जवाब सुनिए, बीजेपी के प्रवक्ता जवाब दे रहे हैं आपको। सत्यव्रत शास्त्री साहब जवाब दीजिए। देखिए अतुल प्रताप जी,
पहले तो बड़े मासूम ढंग से बजरंग जी जो बात कह जाते हैं बाद में पलट जाते हैं। आज प्रशासनिक क्षमता के ऊपर इन्होंने प्रश्न चिन्ह उठाया। मेरी डिबेट में पहले भी एक दो बार इस प्रकार की बातें वो कह जाते हैं, बाद में उसको स्पष्टीकरण देना पड़ता है। ठीक है, अफसर की सक्षमता के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया है, ये बात तो वो करेंगे। और आपने बहुत अच्छा कह दिया कि भाई ये तो ऐसा अनुभव आपका है, तो क्योंकि भाजपा से पहले तो आप भी शासन में थे, इसलिए आप नहीं बोल रहे, आपका अनुभव बोल रहा है। लेकिन मैं इस बात के बाद विरोध करता हूं कि कितनी ही बार बजरंग लाल जी और कांग्रेस के लोग ये बात बयान दे चुके, ऑन रिकॉर्ड दे चुके, ऑन एयर दे चुके कि अफसर मुख्यमंत्री की मानते नहीं है। तो दोनों बातें तो एक से हो नहीं सकती। या तो आपको ये बात वापस लेनी पड़ेगी कि अफसर बात मानते हैं और जब सीएम कहते हैं वैसा करते हैं, या आप इस बात को मानो कि वो तो बात मानते नहीं, तो फिर जांच में सीएम की बात कैसे मानेंगे। दूसरी बात, जो हरियाणा में जिस नाम का ये घोटाले का नाम ले रहे हैं, वो घोटाले कब माने जाते हैं? जब शासन सत्ता के अंदर बैठे लोग उसके अंदर इन्वॉल्व होकर उसको दबाने की चेष्टा करते हैं, जैसे कांग्रेस करती थी। आखिरी दम तक अपने व्यक्ति को बचाव के लिए वो तत्पर रहते थे। ठीक है। और फिर भी निकलती थी बात, उसको कहते हैं घोटाला। जब शासन तंत्र के अंदर बैठे लोग ही ऊपर के या नीचे के अफसरों जब उस कार्रवाई को अंजाम देते हैं और उन्हीं में से कोई चीज निकलकर जब सरकार के माध्यम से आती है, तो उसको घोटाला नहीं कहते, उसको कहते हैं कि अफसरों की या कर्मचारियों की मिली भगत से हुई दुर्घटना। और उसका आपने और दूसरी सरकारों ने नहीं उठाया, दूसरी पार्टियों ने नहीं उठाया, वो सरकार के अंदर अफसरों तंत्र है, मुख्यमंत्री का स्पेशल जांच एजेंसियां हैं, वो कार्रवाई करते तो निकलती है ये चीजें। इसलिए उनको वो संज्ञान नहीं दे सकते। जब कांग्रेस के समय में चल में आया एक नारा होता था कि एक घोटाले में देखो कितनी बड़ी ईमानदारी से घोटाले होते थे, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के लगाओ या स्टेट गवर्नमेंट के। ठीक है, एक घोटाले में दो मंत्री के नाम नहीं। ठीक है, और किसी दो घोटाले में दो के नाम नहीं, एक घोटाले में एक का ही नाम। गर्ग साहब मैं आ रहा हूं, गर्ग साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, गर्ग साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। संजय जी सवाल इस बात का है कि विपक्ष का एक जिम्मा होता है, विपक्ष अगर मुद्दा उठा रहा है सदन के अंदर तो उनका अधिकार भी है, लेकिन क्या वाकई यहां पर कोई अविश्वास जैसी स्थिति आपको दिख रही है? क्यों आखिर उन तमाम पिछली बातों को भी इसमें क्लब किया जा रहा है? डाडम की घटना है, उस घटना के ऊपर अगर जिक्र करते हैं, वो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाते हैं या फिर उस मुद्दे को प्रश्नकाल में उठाते हैं, प्रश्न के दौरान उसको सदन के सामने रखते हैं, तो जवाब भी सरकार दे रही है। ऐसा तो नहीं है सरकार पीछे हट रही है। वो कह रहे हैं कि रिपोर्ट भी आने दीजिए, कम लगेगा, अगर कुछ कमी लगेगी हम एजेंसियों से जांच की तैयारी में भी हैं, पीछे नहीं हट रहे। जी देखिए, सीधी बात यह है कि मुख्यमंत्री ने आज स्पष्ट कहा है कि हम 3 कमेटियों से जांच कर रहे हैं, जिसमें कि एक कमेटी एसआईटी बनाई है और डीसी ने, जिसको कि रिटायर्ड आईएएस जो है एसएस प्रसाद देख रहे हैं। दूसरी कमेटी बनाई एनजीटी ने, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज, अभी चर्चा चल रही थी कि रिटायर्ड जज से जांच होनी चाहिए, कि एनजीटी ने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज प्रीतम पाल सिंह जी को इसकी जांच के लिए लगाया है। तीसरी उन्होंने लगाया माइनिंग सेफ्टी कमेटी भी अपनी जांच कर रही है। और मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि कोई भी एक कमेटी की अगर डिफरेंट आती है रिपोर्ट, तो हम अलग कमेटी से भी इसकी भी जांच कराने को करेंगे, लेकिन अभी 3 की रिपोर्ट तो आ जाने दें, उनका यही कहना था। और जस्टिस प्रीतम पाल सिंह जी की जो रिपोर्ट आई है उसमें अंतरिम रिपोर्ट आई है, कंफर्म रिपोर्ट नहीं है। इसमें 109 मीटर खरीदने का काम पिछले ठेकेदार ने किया है और अंतिम रिपोर्ट उसकी अप्रैल में आएगी। अब इस तरीके से कई जांचें चल रही हैं, इसमें थोड़ा सा हम लोगों को आपस में भरोसा रखना चाहिए कि किस जांच में क्या आ रहा है। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस भी कर रहे हैं और रिटायर्ड आईएएस भी कर रहे हैं। हम कैसे ब्लेम कर दें कि कौन सही है कौन गलत है? क्या जस्टिस ही गलत, तो जस्टिस को भी हम गलत मान लेंगे क्या? ऐसा नहीं है। सरकार अपनी जगह कार्य कर रही है, मैं सरकार का पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन सरकार के जब सवाल उठा है और सदन के अंदर सवाल उठाया है, तो उसका जवाब मुख्यमंत्री ने तुरंत जिम्मेवारी पूर्ण तरीके से दिया है। इस चीज की हम बात रख रहे हैं और ये होना भी चाहिए। अगर जांच नहीं होती और वो बात से डिनाई करते या कोई बात को टालते, तब हम कह सकते हैं कि सरकार इससे पीछे हट रही है, जबकि वो जांच को बताइए। पंजेटा साहब बताइए, अब आप कह रहे हैं कि सिटिंग जज, जब रिटायर्ड जज पर भी भरोसा नहीं है, और फिर आपकी बात पर शास्त्री साहब ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो जो आपकी मांग है कि सीबीआई
अब फिर मुझे समझ में नहीं आता है कि गर्ग साहब कभी उनकी पार्टी कहते हैं कि सीबीआई तोता बन गई है, या फिर सवाल उनके दौर में उसी सीबीआई पर उठा था तब उन्होंने कहा नहीं ये तोता नहीं है। यहां पर जो अविश्वास है वो क्यों है? जो बात कह रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार, उस पर तो हमें कायम रहना चाहिए ना कि हां कम से कम पक्ष और विपक्ष दोनों ये स्टैंड लें कि इसकी जांच अगर ये लोग कर रहे हैं तो इनको करने दीजिए, एक रिपोर्ट आए, उस रिपोर्ट को आप सार्वजनिक करें, फिर अगर महसूस होगा तो सरकार भी कह रही है कि हम जांच के लिए तैयार हैं। देखिए अतुल जी, पहले तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि मैं इन्हीं की बात से स्टार्ट करूंगा कि इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि इन तीनों में से अगर किसी भी दो की रिपोर्ट अगर आपस में मैच नहीं करती है, एक की नहीं करती, किसी एक की भी, चलो आपको ये और भी बढ़िया, किसी एक की भी आपस में मैच नहीं करती, तो ऐसा सच में है कि एक रिपोर्ट जो है जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, देखिए एक है एसएस प्रसाद जी की, वो कॉन्स्टिट्यूट हुई है, 9 मेंबर कमेटी है वो, ठीक है जी। एक एनजीटी वाली है जिसमें रिटायर्ड ऑनरेबल जस्टिस का इन्होंने नाम लिया है, और एक और रिपोर्ट है जो इनकी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने की है वो मैच नहीं करती है। अब ये कहते हैं कि 3 के बाद हम चौथी कमेटी बना देंगे, फिर 5वीं बना देंगे। हमने एक लाइन में एक स्पष्ट मांग की है कि हमें सीबीआई इंक्वायरी तोता नहीं, मॉनिटर्ड बाय सिटिंग हाईकोर्ट जज, हमने ये कहा है। तो आप ये कमेटियों के ऊपर कमेटियां बनानी बंद कीजिए, क्योंकि इसके पीछे कारण है, क्योंकि कोई भी अनिल विजय द्वारा एसआईटी की आज तक कोई भी रिपोर्ट इन्होंने सार्वजनिक नहीं की है। किसान आंदोलन के ऊपर जब एक वो सर फाड़ा था आयुष सिन्हा वाला, वो भी नहीं सार्वजनिक की इन्होंने। रिपोर्टें कोई सार्वजनिक नहीं कर रही है सरकार, इसीलिए मांग की, और हम कोई हवा में तीर नहीं चला रहे। ये सारे के सारे फैक्ट्स हैं जो आपके सामने रखे गए हैं। क्या बात जान नहीं गई किसी की? ये तो ये बात कर दी कि 350 लाख रुपया एचपीएससी के दफ्तर में मिला ही नहीं, शराब कोरोना काल में बिकी ही नहीं, रजिस्ट्री घोटाला हुआ ही नहीं, इस प्रदेश में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कुछ भी नहीं हुआ। विपक्ष तो पागल है, विपक्ष तो जनता का दिमाग वक्त जाया करने के लिए बैठा है। हमने जो बातें करी है तथ्यों पे करी है, सारी एनजीटी की रिपोर्ट है और सारी बातें ऑन रिकॉर्ड है। इसको बताइए शास्त्री साहब, तारीख पर तारीख या फिर कमेटी पर कमेटी नहीं चाहिए, एक मांग कर रहे हैं पंजेटा साहब। अच्छा, अब पंजेटा साहब एक और मांग कर देंगे थोड़े दिन बाद, लेकिन मैं कहता हूं कि भाई भ्रष्टाचार के खिलाफ वो लोग बोल रहे हैं जिन लोगों ने भोगा है। हरियाणा सरकार की जिस आरोप पंजेटा जी ने लगाए हैं, वो पंजेटा जी के किसी पार्टी के नेता ने, कार्यकर्ता ने नहीं लगाए और नहीं निकाला, वो केवल और केवल सरकार के तंत्र में बैठे लोगों ने उन चीज को पकड़ा है। और पकड़ा है तो अपने लोगों ने पकड़ा है, तो वो उसको लेके छोड़ने के लिए नहीं, केवल दिखाने के लिए नहीं है, उसके ऊपर एक्शन होगा। लेकिन जरा ठहर के रखिए, धैर्य रखिए, ये चक्की पीसती बारीक है, हो देरी जाती है वो कोई बात नहीं, देरी जरूर है लेकिन पीसती बारीक है, जिसमें से बूर निकलने के चांस नहीं है। इसलिए पंडेजा जी से मैं बात करना चाहूंगा। पंजेटा जी आप निश्चिंत रहिए, चक्की जब पीस कर गले में निकालेगी तो बूर निकलने का चांस नहीं होगा, बिल्कुल चोन बारीक मिलेगा, आप भी संतुष्ट होगे और फिर आंदोलन करने की जरूरत ना महसूस करें कि गलत लोगों को फंसाए। आखिर मैं जब प्रश्न करता हूं तो यही करता हूं कि पहले विपक्ष मांग करता है कि इस बात को ये करो, और जब लगता है कि आंच घेरे के अंदर आ रही है तो फिर कहते हैं कि नहीं, उसको आंदोलन कराते हैं, उसके साथ गलत कर दिया, उसके साथ ये गलत कर दिया, तो चित्त भी मेरी और पट भी मेरी, ये नहीं चलता। जब सिटिंग जज की बजाय एक रिटायर्ड जज, तो उनको बीच में रोका तो नहीं जा सकता, या रोकने की परंपरा आपके यहाँ हो सकती थी कि आज किसी को करो, कल किसी को करो। 3 एजेंसियां हैं, विभिन्न एजेंसियां हैं, और रोको मत, तो इसलिए उनका इंतजार भी कर लो। सीटिंग जज भी सम्मानित होते हैं, लेकिन रिटायर्ड जज भी उससे ज्यादा सम्मानित होते हैं, उनके पास और भी अनुभव होता है, इसलिए उनके प्रति अविश्वास व्यक्त करना सार्वजनिक तो कीजिए, हमने कब अविश्वास व्यक्त किया है? मुझे लगता है कि हाई कोर्टों के कुछ दर्द आपके हैं, उन दर्दों से आपको लगता है कि कहीं न कहीं ऐसा हो, लेकिन सब जगह ऐसा नहीं होगा। न्याय अपने स्थान पर है, निश्चित रूप से आएगा। ठीक है, बजरंग दासगढ़ दोनों ही चीजें, एक तरफ डाटा मामला है और दूसरी तरफ आपकी नेता ने एक बार फिर से यूरिया को लेकर सवाल उठाए हैं। यूरिया को लेकर जवाब भी मिला
कि आप ट्विटर और अखबारों की राजनीति से थोड़ा बाहर निकलिए, धरातल पर जाइए। आखिर ये यूरिया का मसला क्या है? क्या वाकई कुछ जगहों पर इस तरह की दिक्कत है जो पता चला है कांग्रेस को, या फिर सार्वजनिक तौर पर हर एक जगह पर पूरे प्रदेश में दिक्कत है, डाडम से लेकर यूरिया तक? अतुल जी, पहले तो मैं आपको ये पहाड़ की जो बात चल रही है खनन की, 1 मिनट उस पर लेकर फिर मैं आपको यूरिया की बात बताऊं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जहां तक अतुल जी, मेरे साथी शास्त्री जी ने कहा कि हम तो साफ काम करते हैं, मैं बताना चाहता हूं कि ये खनन जो घोटाले, जो रेत घोटाला जो हो रहा है, इसके अंदर सरकार के चेतों की बराबर की हिस्सेदारी है, जब जाके घोटाले हो रहे हैं। 2 साल पहले यमुनानगर के अंदर मैं याद दिलाता हूं, पुलिस कर्मचारियों के ऊपर, पुलिस अधिकारी के ऊपर फायरिंग की गई, गाड़ियां चढ़ाई गई, मारपीट की गई, और हजारों ट्रक वहां से रेत के पहाड़ के निकले हैं। और वहां पे आप देखो, जमीन के अंदर 40-40, 30-30 फुट खड्डे खोदकर वहां पर खाइयां बनाई गई है। अरबों रुपए का अवैध खनन घोटाला हुआ, आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई सरकार ने नहीं की, क्योंकि उस एरिया के नेता उस काम के अंदर शामिल है। और दूसरी बात, आपने कहा यूरिया की बात, जहां यूरिया और डीएपी खाद की बात है, इसमें कहते ही शर्म आती है। हरियाणा की जो है, इन्होंने नाक कटवा दी यूरिया और ये अब डीएपी खाद के लिए। किसान मेरे साथी सुबह 4-4, 5-5 बजे थानों की लाइन में लगे, यूरिया और डीएपी खाद थानों में भी किए। ये देश के इतिहास में पहला ऐसा हरियाणा है जो खाद लेने के लिए हमारी माताओं को, बहनों को लाइनों में, थानों में लगना पड़ा। सुबह लाइनों में लगते थे, शाम को ये बोलते थे खाद खत्म हो गई, घर वापस जाओ। जिसको 10 कट्टे की जरूरत थी उसको 1 कट्टा देते थे। ये तो यूरिया की हाल रहा। और एक मंत्री क्या बयान देता है, आप जमीनी हकीकत देखो, आप फेसबुक की राजनीति ना करो, ट्विटर की राजनीति। अरे भाई कृषि मंत्री जी, आप भी यही थे, किसान भी यही थे, जनता भी यही थी। तो जब खेती का टाइम आता है, आप लोग सड़कों पे नहीं आते, आप लोग गांवों में नहीं घुसते, आप लोग मंडियों में नहीं जाते, इनको लोग घुसने नहीं देते। यूरिया की जो समस्या आई डीपीआई खाद की, आपके टीवी ने, मैं चैनल में बधाई देता हूं, आपने हजारों बार ये डीएपी खाद की, यूरिया खाद की कमी को आपने बार बार दिखाया, और अनेकों बार आपके चैनल पर बहस हुई, कई बार बहस में मैं भी शामिल हुआ। और ये इस बात को मानने की तैयार नहीं कि हमारे समय में यूरिया की कमी रही या डीपीआई की कमी रही। हमारे समय में खाद की कोई कमी नहीं रही। अरे भाई, तुम्हारे समय में कमी नहीं रही, किसके समय में कमी रही? हालात ये रही, खेती हो गई, सरसों की खेती पूरी होने के बाद उसके बाद ये खाद की कट्टे जो 10 मांग रहे 5 पकड़वा रहे, क्या करेंगे? खाद तो पहले दिए थी, जब जूत है, गेहूं का सीजन आया। बताइए शास्त्री साहब, बहुत सारी जगहों पर दिक्कतें तो आई थी, और अभी इस मुद्दे को उठाया गया, तो इसमें आखिर क्या दिक्कत है? उसका कमी को पूरा होना चाहिए, वो कमी अगर है तो उसकी भरपाई होनी चाहिए। शास्त्री साहब, अतुल प्रताप जी, आप बजरंग जी कह रहे हैं कि बिना खाद के खेती हो गई जी। एक भी किसान का ऐसा उदाहरण मिले कि उसने अपने खेत में खाद नहीं डाला, मैं उसका पूरा हर्जा खर्चा सरकार से दिलवाऊंगा। एक भी साबित कर दे दो। ये केवल कांग्रेस ने इस प्रकार का वातावरण बनाने का अभ्यस्त है कि किस प्रकार से किसी चीज की कमी को साबित करके और एक पैनिक पैदा कर देना, और उस पैनिक से सरकार को घेरने का काम। क्योंकि मुद्दों का काम तो इनके पास रहा नहीं कुछ, अपनी छवि ये धरातल से भी नीचे जाने लगे। जनता देश की इनको स्वीकार नहीं करती, तो अब इनका दूसरा हथकंडा है। इस देश के अंदर पैनिक पैदा करके, घबराहट पैदा करके, बनावटी कमी को प्रचार करके सरकार को घेरना और किसान को तंग करना, या कभी व्यापारी को तंग करना, या कभी मजदूर को तंग करना, इनकी नियति होगी। इनको ये समझ में नहीं आता। अरे भैया, ये देश। शास्त्री साहब, एक सवाल वो पूछ रहे हैं, उसका भी जवाब आप दे दीजिए। शास्त्री साहब, जज साहब कुछ पूछ रहे हैं आपसे, जज साहब कुछ पूछ रहे हैं आपसे, उसका जवाब आप दे दीजिए। शास्त्री साहब, खाद के लिए लोग सड़कों पे लाइनों में लगे नहीं लगे? खाद के लिए खाद थानों में क्यों बांटी गई जब खाद की कमी नहीं थी? खुले आप काम की करिए, थाने के अंदर खाद बिक रही है,
और आपके तो खाद की कमी नहीं है। सांस चढ़ जाएगा, थोड़ा धैर्य रख लो। इनकी बात करते हो बजरंग जी, आप खुद सांस देखते चढ़ हो। जाएगा, बीपी की शिकायत हो जाएगी। होगी आप धैर्य रखो। अतुल प्रताप जी ने आपके प्रश्न बता दिया। बीपी किसी को ना हो भाई, एक दूसरे को बीपी होने की जो है आप लोग शुभकामना ना दे, कोई किसी को बीपी ना हो, सब स्वस्थ रहें। इसलिए बजरंग दास जी से मेरा निवेदन है, धैर्य रखे। एक बार आप एक वाक्य शुरू करोगे, पूरा मैं कर दूंगा आप क्या बोलना चाहते हैं। सत्य दिखाता है, गलत को गलत दिखाता है। जो आपने खाद को थाने में बेचा, जो ब्लैक करवाई, अतुल प्रताप जी ये मेडिकल क्लेम आप जवाब ले लो, जवाब ले लो, वो आप बताइए। जवाब ले लो, जवाब। कैसे मैं भी बोलूंगा। हाँ क्या बोलो। नहीं शास्त्री साहब, वो साबित करना चाहते हैं कि वाकई वो ट्विटर और फेसबुक की राजनीति नहीं करते, वो चैनल की भी राजनीति करते हैं। चैनल की भी राजनीति को वो यहाँ पे कोट कर रहे हैं। बहरहाल देखिए, जब मैं उनसे वो सवाल पूछता हूं तो कहते हैं कि नहीं, चैनल वाली बात हम नहीं मानेंगे, लेकिन आज वो चैनल की बात मान रहे हैं कि हाँ हमने कभी दिखाया या कुछ ऐसी घटना एक दो जगह हुई तो वो उसको स्वीकार कर रहे हैं। बहरहाल मैं ये कह रहा हूं, दिग्भ्रमित की जो स्थिति होती है कि वो दरवाजा दिखाई नहीं दे रहा किधर से बाहर निकलना, आज कांग्रेस के नेताओं को और उनकी पार्टी की स्थिति यही है। वो दिग्भ्रमित है कि वो सत्ता का रास्ता कौन सा है, सेवा का है या ठगी का है। ठीक है पंजेटा साहब कुछ कह रहे थे, आप अपनी बात पूरी करें, उसके बाद मैं संजय जी के पास जाऊंगा। पंजेटा साहब कुछ कहना चाह रहे थे आप? तो जनता को बजरंग जी, गर्ग साहब पंजेटा साहब से सवाल है मेरा, जल्दी से पंजेटा साहब। देखिए अतुल जी, अगर ट्विटर की राजनीति की बात है तो फिर सीएमओ का और पीएमओ का भी ट्विटर हैंडल है, पूरे देश का हर राजनेता का ट्विटर हैंडल है। ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। जहां तक दलाल जी की बात है तो जेपी दलाल जी ने जो किसानों के लिए अभद्र टिप्पणी करी थी और उनकी मौत पे जो ठाके ला के हंस रहे थे, इसी वजह से गांव में उनके नाम के बैनर लग गए थे। इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां तक अब पैनिक का सवाल है तो अब तो सरसों और गेहूं का कटने का समय आ गया है। उस समय अखबार की सुर्खियां बनी थी, ये मुझे इसलिए याद है कि दिवाली के दिन भी हमारी माताएं बहनें लाइन में लगी हुई थी थानों के आगे और कोटा अलॉट कर दिया था। और जिस समय देखिए डीएपी, यूरिया तो बाद में डलता है, डीएपी जो है वो एक बेसल डोज है, एक बिल्कुल खेत तैयार होते हैं उस वक्त चाहिए होती है, और जितनी मात्रा में किसान को चाहिए वो चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि आप एक कट्टे में सार लीजिए। अभी आप कह रहे थे कि मैं हरजाना दिलवाऊंगा, ब्लैक में भी नहीं अवेलेबल थी वो। ब्लैक में बाद जब उसकी डिमांड इतनी ज्यादा हुई, मुझे अच्छी तरह याद है ये इलाहाबाद के इलेक्शन भी चल रहे थे उस टाइम पे, तब यूरिया की किल्लत भी हो रही थी। तो ये आप इन बातों को झुटला नहीं सकते। ये तो इंडिया न्यूज हरियाणा के पूरा डिबेट हो चुका है। मैंने आपकी न्यूज पे देखी है जो सारी की सारी जिस टाइम किल्लत थी। और दूसरी बात अभी ये कह रहे थे कि पार्टियां, देखिए 84 में भाजपा के सिर्फ पूरे देश में 2 एमपी थे। अगर सिर्फ ये बोल के ये भाजपा चुप हो गई होती कि इनके सिर्फ 2 एमपी हैं और विपक्ष कुछ ना बोले तो ये कभी सत्ता में काबिज ना होते। आप ये कह के नहीं कभी किसी भी घोटाले को या किसी भी जनता की आवाज को दूसरे को चुप करा सकते हो कि आज आपकी स्टेट में मेजोरिटी आ गई या उस स्टेट में मेजोरिटी आ गई। आपका वेस्ट बंगाल में, आपका केरला में एक भी एमएलए नहीं है, क्या करोगे आप? लेकिन ये बातें नहीं होती है कि आप राजनीति छोड़ दोगे क्या उसके लिए, या हम राजनीति छोड़ देंगे या जनता के मुद्दे नहीं उठाएंगे। ये कोई बात नहीं होती कि आपके अच्छी बात है, हम आपको मुबारकबाद देते हैं, इसके लिए हम आपको मुबारकबाद देते हैं अगर आपने कहीं अच्छी परफॉर्मेंस की है। लेकिन डिबेट के मुद्दे ही सर्वप्रथम होने चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं आप किसी को बोल के दबा सकते हो। ठीक है संजय राय जी फाइनल कमेंट आपका चाहूंगा। सवाल इस बात का है कि वो चाहे डाडम हो या चाहे यूरिया हो, वहां पर कुछ चीजें हैं जो कि लगता है कि मानकों से विपरीत था। इस वजह से जब घटना घटित हुई तो फिर वो खुलकर सामने आए। चलिए तर्क भी मान लिया कि अपनी एजेंसियों के द्वारा या अपने लोगों के द्वारा ही उन लूप होल्स को पकड़ा गया और फिर कमेटियां उसकी जांच कर रही हैं। कुछ गड़बड़ियां तो हैं और उन कुछ गड़बड़ियों की जांच में अब विपक्ष अगर यह मांग कर रहा कि नहीं हमें सिटिंग जज और उनके सुपरविजन में सीबीआई की जांच की मांग वो रख रहे, मुझे लगता है कि बहुत गलत नहीं है। शायद इस पर भी स्पष्ट हो जाना चाहिए। शास्त्री साहब कह भी रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो हम करेंगे। यहां पर सिर्फ और सिर्फ अविश्वास ही दिखाई देता है। और यूरिया को किल्लत को लेकर हमने वाकई कई बार खबरें देखी, खबरें चलाई भी, उस पर चर्चा भी की, कुछ जगहों पर दिक्कतें आई, लेकिन पूरे प्रदेश की स्थिति बहुत खराब है। क्या यह भी तर्क सही है विपक्ष का? जी बिल्कुल सही है। विपक्ष तो देखिए आरोप लगा रहा है कि किस तरीके से जांच होनी चाहिए, लेकिन एक खनन ऐसी चीज है कि केवल हरियाणा नहीं छूता है,
इसमें उत्तर प्रदेश में भी हुआ होता है घोटाला। देखिए अखिलेश के समय में गायत्री प्रसाद आज भी जेल में है। इसके अलावा अब पंजाब में देखिए तो पंजाब में भी चन्नी की सरकार गई, उनके भाई और भतीजे सब लोग फंसे इसमें खनन घोटाले में ही। राजस्थान में भी इसी तरीके से है, झारखंड में है, बिहार के अंदर है। हर राज्य में खनन का कार्य होता है और इसके लिए वहां पे जांच समितियां बनती है। सबको देखिए एक वो कहा जाए कि हीरे की खदान है वो, कि उसको रेत बेचो या गिट्टी बेचो या रोड़ी बेचो, उसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है। अनलिमिटेड जो काम करा था, किसी को अगर 10 फुट करना है तो वो 25 फुट करता है और 25 फुट है तो वो 100 फुट पर पहुंच जाता है। ये घोटाले होते हैं और जांच कुछ नहीं होती। टिप्पर जो चलते हैं वो भी एक नंबर के ही 4-4 टिप्पर चलते हैं। ठीक है गर्ग साहब फाइनल कमेंट आपका बहुत संक्षेप में, लेकिन गर्ग साहब। संजय भाई जी ने कहा, मैं इनका बात का समर्थन करता हूं। सबसे बड़ा खनन घोटाला देश के अंदर पहले राज्य जो है हरियाणा है, जहां पर अरबों खरबों रुपया घोटाला हुआ है और आज भी घोटाला जारी है। सरकार की लिए ठीक है, सरकार क्यों नहीं सीबीआई से जांच करती? जांच करवा रही है, इसकी सीबीआई से जांच करवाई जाए। पहले अरबों रुपए घोटाले हुए हैं, उसके अंदर जो जो दोषी है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जबकि डाडम के अंदर जो मजदूर मरे हैं, आज तक जो मजदूर मरे हैं उनको आज तक इंसाफ नहीं मिला। ठीक है सत्यव्रत शास्त्री साहब बहुत जल्दी से फाइनल कमेंट बहुत संक्षेप में, लेकिन देखिए कुछ गड़बड़ियां हैं और उन गड़बड़ियों को आपके लोगों ने ही पकड़ा है। आपने खुद ये बात कही, विपक्ष भी यही कह रहा है। मुझे लगता है कि हाँ, सरकार को, विपक्ष को इतना आश्वासन तो दिलाना चाहिए, देना चाहिए, ताकि उनको आशंका कोई ना हो। देखिए मैं इस बात को लेकर बिल्कुल स्पष्ट हूं कि तंत्र में जब तक व्यक्ति है और व्यक्ति की नीयत जब तक ठीक नहीं है, ये सब कुछ गड़बड़ियां होती हैं। लेकिन उस तंत्र के अंदर सब लोग गलत है ऐसा नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी के जो सीएम फ्लाइंग के स्क्वाड्स हैं वो हरियाणा में सर्वाधिक सक्रिय हैं, सर्वाधिक केस पकड़े जाते हैं। उन केसों को फाइनलाइजेशन के लिए भी अब सरकार दूसरे मंशा से बढ़ा रही है कि तुरंत किया जाए, जल्दी किया जाए, जिससे एग्जाम्पल हम इस प्रकार की बात बड़े लोगों की जांच बड़ी करती है, लेकिन छोटी छोटी चीजों की जांच सीबीआई नहीं। आप कह रहे थे कि भूपेंद्र हुड्डा, चलिए नहीं गर्ग साहब देखिए अब ये भी नहीं है ना, अब ऐसे भी नहीं कह सकते कि छोटी मछलियों पर ही कार्रवाई होती है। अभी आप कह रहे हैं कार्रवाई नहीं हो रही है, फिर कहेंगे कि कार्रवाई हो रही है तो छोटी मछलियों पर हो रही है। अरे जांच की रिपोर्ट तो आने दीजिए। हर चीज में अविश्वास सही नहीं है गर्ग साहब, ये भी सही नहीं है कि हर चीज में अविश्वास। शास्त्री साहब आपको भरोसा इतना तो कम से कम दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया गर्ग साहब आपका, शास्त्री साहब आपका, पंजेटा साहब आपका और आपका भी। सवाल इस बात का भी है कि जो इस वक्त संजय राय साहब वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि हां कुछ कमियां थी, लेकिन उन कमियों के बीच में जब मांग की गई है तो सरकार ने भी अपनी तरफ से विश्वास जाहिर किया है कि हां अगर कोई गड़बड़ी रहेगी, इस जांच में कमी दिखेगी तो हमें किसी और जांच से भी कोई गुरेज नहीं है। लेकिन विपक्ष का भी एक अपना ही अंदाज होता है, मुद्दा उठाएंगे भी और अविश्वास भी रखेंगे, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी भी है सरकार पर दबाव बनाते रहने की। नमस्कार। चाउमीन मंचूरियन कब तक खाएगा? MPL खेलेगा, गेम में मजा आएगा। MPL खेलेगा, गेम में मजा आएगा। आसान गेम्स करोड़ों इनाम, MPL हर गेम में मजा। डाउनलोड नाउ। इस खेल में वित्तीय जोखिम शामिल है, इसकी आदत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे, ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। जीत मिलती है सच्चे साथी के साथ से। जगत जीत, आपकी हर जीत का साथी। इंश्योरेंस क्लेम के टाइम पे आपकी हेल्प के लिए सिर्फ 30 मिनट में तैयार। मैं हूं मिस्टर पॉलिसी बाजार। जियो कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस। आप भी policybazaar.com पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस करिए, सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। policybazaar.com। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे, ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। जीत मिलती है सच्चे साथी के साथ से। जगत जीत, आपकी हर जीत का साथी।
दौड़ेगा भागेगा, बाबा ऑल सीजन्स के लिए कुछ भी करेगा। आई एम अ मैन ऑफ ऑल सीजन। मेरे जैसा कोई दूसरा? चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। जिन मरीजों की ट्यूबें बंद हो, अंडा न बनता हो, शुक्राणुओं की कमी हो या रसोलियां हो, उन मरीजों के लिए कम खर्च में टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक उपलब्ध है। इसके अलावा मर्दाना कमजोरी में कमजोर नसों का जर्मन शॉक वेव थेरेपी द्वारा नया और सफल इलाज उपलब्ध। रुचि टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड डॉक्टर रमा सोफत हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, लुधियाना। अनिद्रा, तनाव, डिप्रेशन व माइग्रेन से मुक्ति तथा स्मरण शक्ति की वृद्धि के लिए रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है मेधावटी। जरूरत के टाइम पर अगर लोन ना मिले तो क्या फायदा? पैसाबाजार.com पर जाओ और पाओ इंस्टेंट लोन सीधे अपने अकाउंट में। पैसाबाजार.com। बाल बाल बच गए। सिर्फ यही नहीं, इनके परिवार की कमाई भी। अगर इनको कुछ हो जाता तो इनके परिवार का खर्चा कैसे